प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यवहारवाद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, यह लोक प्रशासन की घटनाओं, इसकी संरचनाओं, कार्य प्रक्रियाओं के अध्ययन का एक विशेष दृष्टिकोण है जिसकी कुछ मान्यताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन की संरचना, कार्य प्रक्रिया और व्यवहार को समझने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टिकोण, जिन्हें उपागम भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी पढ़ते हैं शास्त्रीय विचारधारा, शास्त्रीय उपागम या मानव संबंध विचारधारा, और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों ने भी तंत्र उपागम, व्यवहारवाद, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम जैसे अनेक प्रकार के दृष्टिकोण या उपागमों का अध्ययन किया है। और आपने देखा है कि ये जो दृष्टिकोण होता है वह वास्तव में किसी प्रशासनिक घटना या कार्य प्रक्रिया को समझने का एक विशेष नज़रिया होता है। दृष्टिकोण से तात्पर्य ये है कि हम किन मान्यताओं के आधार पर या हमारी धारणाएं क्या है, किन धारणाओं या मान्यताओं के आधार पर हम घटना को देखते हैं। क्योंकि जो हमारी धारणाएं होती हैं, हम घटनाओं का अध्ययन उसी दृष्टिकोण से करते हैं। तो व्यवहारवाद भी एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है जो प्रशासनिक घटनाओं और कार्य प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसकी कुछ विशेष मान्यताएं हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। पर सर्वप्रथम हम यह जानें कि ये व्यवहारवाद होता क्या है। व्यवहारवाद जो विचारधारा है, इसका जो उदय हुआ वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जिन्हें हम विकासशील देश भी कहते हैं, उन देशों में जो नए प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं उभर कर आईं, वो जटिल प्रकार की थी। यानी उनका कोई सीधा साधा सरल उपाय नहीं था। तो इन समस्याओं को समझने के लिए और उनको कैसे उसका समाधान ढूंढा जाए, इसके लिए प्रशासन की जो पारंपरिक अध्ययन पद्धतियां थी, जैसे आदर्शात्मक या ऐतिहासिक या अंतर्ज्ञान अथवा दार्शनिक पद्धतियां, ये उपयुक्त नहीं पाई गई। इसका मुख्य कारण क्या था कि पारंपरिक जो विधियां थी वह घटनाओं के अध्ययन में किन्हीं मूल्यों का चयन, किन्हीं आदर्शों का चयन करती थी और उन मूल्यों और आदर्शों के आधार पर घटनाओं की समीक्षा करती थी। या यूँ कहें कि घटनाएं भले ही घटित न हों, फिर भी वो एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना कर और कुछ डायरेक्टिव्स जिसको कहते हैं, कुछ निर्देश जारी करती थी कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सरल शब्दों में ऐसा समझें कि प्रशासन को कैसे चलाया जाना चाहिए, प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं, क्या तौर तरीके अपनाए जाए उन उद्देश्यों को पाने के लिए, तो हमें ये उपाय करने चाहिए, ऐसा एक निर्देश वो देते थे, एक प्रकार का कमांडमेंट देते थे कि आपको ऐसे करने से आप बेहतर तरीके से प्रशासन को चला सकेंगे। तो ये जो तरीका था, ये आदर्शात्मक तरीका कहलाता था। और हमने इस संदर्भ में शास्त्रीय विचारक जितने भी हुए, उन सभी के जो उनकी जो देन है या उन जो लोगों ने जो जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उन सभी में आप ये पाएंगे कि प्रशासनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया। लेकिन ये जो सिद्धांत थे वो वैज्ञानिक पद्धति से विकसित न होकर सिद्धांतकारों के व्यक्तिगत जो मान्यताएं थी या उनके चयनित जो मूल्य थे या जिसे वो अपना आदर्श समझते थे, उन आदर्शों को ध्यान में रखकर सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। अर्थात प्रत्येक जो सिद्धांतकार था, उसे जो उचित लगता था, उसे जो ठीक लगता था, उस आधार पर वह सिद्धांतों का निर्माण करता था, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का और तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत होते थे, वो ये सिद्धांत या उन सिद्धांतों की समस्या ये होती थी कि वो एक विशेष प्रकार के कार्य संस्कृति या परिस्थिति में तो उपयुक्त होते थे, लेकिन सार्वभौम
रूप में उनको क्रियान्वित करना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए अनेक प्रकार के जो सिद्धांत शास्त्रीय विचारकों ने प्रतिपादित किए, वे सभी सिद्धांत अनेक आलोचनाओं के शिकार हुए। जैसा कि हमने हर्बर्ट साइमन के जो लेख हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनके जो विचार हैं, उसमें हमने देखा कि उन्होंने उन सिद्धांतों को सामान्य बुद्धि के कथन या फिर महज कहावतों के रूप में उसको स्थापित किया, उसको संज्ञा दी। तो व्यवहारवाद जो था वह वास्तविक जो समस्या है उसको जो पारंपरिक तौर तरीके थे, उन पारंपरिक तौर तरीकों से समस्याओं के समाधान को उसने सही नहीं माना। उसने कहा कि जो पारंपरिक विधियां थी उनमें वास्तविक, वस्तुनिष्ठ, अनुभवात्मक और तथ्यपरक समस्या अध्ययन पद्धति का अभाव था। यानी कि वे समस्याओं के घटित होने के पश्चात आखिर ये समस्या क्यों घटित हो रही है या किसी समस्या के पीछे क्या कारण है, ये अनुभवात्मक और तथ्यपरक अध्ययन पर इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, समाधान किया जाना चाहिए। यानी किसी समस्या के क्या कारण है उसको हमको अनुभवात्मक तरीके से, एम्पिरिकली, यानी कि वहाँ उपस्थित होकर देखें, चीज़ों को समझें कि कौन कौन से कारक हैं जो इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं, उन कारकों के क्या संबंध हैं आपसी, उनका क्या प्रभाव है। हमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करते समय हमें वैज्ञानिक तौर तरीके और तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने मूल्य, अपने सोच को अपने अध्ययन में शामिल न कर सकें। यानी हमें विषय निष्ठता को हटाकर वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देना चाहिए। तो व्यवहारवाद के उदय का एक प्रमुख कारण ये था, विशेषकर यह जो आंदोलन था, व्यवहारवादी जो सोच थी, वो एक आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया था और इसकी शुरुआत आरंभ में मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में हुई थी। कालांतर में इन तकनीकों का प्रयोग जो है राजनीति शास्त्र में व्यापक स्तर पे किया गया और इसका प्रभाव लोक प्रशासन भी पड़ा और लोक प्रशासन में व्यवहारवादी आंदोलन का यह प्रभाव पड़ा कि प्रशासनिक घटनाओं और क्रियाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। तो जो पहले अक्सर ये होता था कि हम किसी समस्या को समझने के लिए हम कोई अनुमान या धारणा बना लेते थे और जो किन्हीं वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित नहीं होते थे। यानी वास्तविक जो तथ्य है और उसका अध्ययन किए बिना या उसको समझे बिना हम अपनी धारणा के आधार पर समस्याओं को समझने और उसका समाधान देने का प्रयास करते थे। तो इसी चीज़ का विरोध किया गया इस प्रकार के दृष्टिकोण में कि यह जो दृष्टिकोण था, पारंपरिक दृष्टिकोण, जो धारणा, मूल्यों और आदर्शों के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करता है, उसका ये विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिक प्रकार के अध्ययन नहीं है और चूँकि ये वैज्ञानिक प्रकार के अध्ययन नहीं है, इसीलिए निश्चित रूप में इनमें सार्वभौमिकता का अभाव है। यानी ये इन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण के लिए आवश्यक होगा कि आप तथ्यों पर आधारित और वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों का चयन करके और फिर कार्य कारण संबंधों की स्थापना करें और फिर आप देखें कि क्या ये वास्तविकता से जुड़े हुए हैं अथवा नहीं। यानी इनका एम्पिरिकल वैलिडेशन भी करना आवश्यक होगा। तो व्यवहारवादी आंदोलन मूलतः आदर्शात्मक प्रकार के अध्ययन प्रणालियों का विरोध करता है और यह वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देता है। तो इस दृष्टि से व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक प्रशासन की घटनाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक सोच और तकनीक पद्धति का प्रचार प्रसार करना और इस आधार पर घटनाओं के कारणों का पता लगाना। तो अब व्यवहारवाद जो है, अगर हम कहें कि व्यवहारवाद को कैसे परिभाषित करें, तो इसका अर्थ ये है कि वास्तविक कार्य परिस्थिति, यानी घटनाएं जहाँ घट रही हैं उसकी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में प्रशासनिक
कार्य या क्रियाएं कैसे की जाती है, तो वास्तविक कार्य परिस्थितियों में आप उपस्थित हो और वहाँ उपस्थित होकर व्यक्ति और समूह व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कीजिए। वैज्ञानिक तरीके से मतलब ये होता है कि आप घटनाओं का अवलोकन करें, आप देखें कि घटनाएं जो घट रही हैं उनके कौन कौन से उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों को आप नोट डाउन करें और फिर आप एक एक करके उन घटनाओं का किन कारकों से वो प्रभावित हो रही हैं उसका आप क्या करें, प्रयोग परीक्षण इत्यादि करें और देखिए कि कौन कौन से कारक अधिक प्रभावी हैं और कौन से जो कारक हैं वो कम प्रभावी हैं। यानी जो प्रभावी कारक हैं जिनकी वजह से कोई घटना घटती है, उन प्रभावी कारकों का आप निर्धारण करें और इस प्रकार से कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करें। तो इसको संक्षेप में अगर हम व्यवहारवाद को परिभाषित करना चाहें तो यह है कि वास्तविक कार्य परिस्थितियों में समूह व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अनुभवात्मक अध्ययन द्वारा घटना के प्रति कार्य कारणात्मक संबंधों की व्याख्या करना और समस्या का समाधान करना, यही क्या है, व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवाद समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है और वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करता है। इसमें प्रयोगकर्ता जो है या शोध करता है वह अपने मूल्य, अपने पसंद नापसंद को शामिल नहीं करता, वह घटनाओं का ठीक उसी प्रकार से अध्ययन करता है जैसे कि प्रयोगशाला में कोई रसायन शास्त्री या कोई भौतिक शास्त्री। तो इसकी जो अध्ययन पद्धति है व्यवहारवाद की, वह क्या है, तथ्यों पर आधारित है। यह उन तथ्यों को ढूंढ निकालने का प्रयास करता है जिसकी वजह से कोई घटना घटती है। तो यह तथ्य पर आधारित है, यह आदर्श और मूल्यपरक अध्ययन नहीं है। और इसलिए अगर हम कह सकते हैं कि इसका जो उद्घोष वाक्य है वह क्या है व्यवहारवाद का, लेट द फैक्ट्स स्पीक, यानी कि जो तथ्य हैं तथ्यों के आधार पर हम किसी घटना की व्याख्या करें, न कि हम अपने मूल्य, पसंद नापसंद या अपनी धारणा के आधार पे किसी घटना की व्याख्या करें। तो इसलिए व्यवहारवाद जो है वो वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों का चयन करता है और यह एक तथ्यपरक अध्ययन है और यह क्या करता है, उन तथ्यों में जो कार्य कारणात्मक संबंध है उसको ढूंढने का, उसको पता लगाने का प्रयास करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है यह स्पष्ट करना कि किन कारणों से कोई घटना घटी और उन कारणों का पता कैसे लगाएगा। तो उसके लिए वह वैज्ञानिक तरीकों का, यानी कि घटनाओं को देखना, अवलोकन करना, उपकल्पना का निर्माण करना, ये सब वैज्ञानिक पद्धति के हम कह सकते हैं चरण हैं। तो घटनाओं का अवलोकन, घटनाओं के अवलोकन करने के दौरान हम तथ्यों का क्या करेंगे, उनको सूचीबद्ध करेंगे कि कौन कौन से तथ्य हैं और उसके बाद हम एक उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उपकल्पना का मतलब होता है कि कौन से ऐसे कारक हैं, चर जिसको वेरिएबल कहते हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से घटना घट रही है। क्योंकि आपने बहुत सारे तथ्यों का अवलोकन किया है तो अब आप एक एक करके वो जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, जो तथ्य हैं, उसका आप संबंध स्थापित करेंगे कि कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो घटना होती है उसको हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं और जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जिसका प्रभाव उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है तो उसका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं कि क्या इस वेरिएबल नंबर 1 की वजह से यह घटना घटी या 2 की वजह से या 3 की वजह से। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं और यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किस चर के द्वारा यह घटना घटी या कौन सा प्रमुख चर है जिसकी वजह से ये घटना घटी। तो यह वैज्ञानिक तरीका है। इसमें आप अपनी पसंद और नापसंद को, अपने धारणा, मूल्य और आदर्श को कोई स्थान नहीं देते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उस आधार पे आप अपना मत का निर्माण करते हैं, उस आधार पे आप कार्य कारणात्मक संबंधों की व्याख्या करते हैं और फिर आप अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो
तो इसलिए व्यवहारवाद जो है वो आनुभविक अध्ययन, यानी घटना हो चुकने के पश्चात आप अध्ययन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि समस्या किन कारणों की वजह से हुई, और इसके पश्चात आप सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए ये जो व्यवहारवादी हैं वो प्रत्येक घटना का अध्ययन करते हैं, यानी वो केस स्टडी के अध्ययन पर बल देते हैं कि किन किन घटनाओं के पीछे कौन कौन से कारण थे, और उसके बाद वो क्या करते हैं, सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास करते हैं। यानी व्यवहारवादी जो अध्ययन होता है वह व्यष्टि मूलक अध्ययन होता है, केस स्टडी करता है, और इस प्रकार से अनेक केस स्टडीज़ का अध्ययन करके फिर यह समष्टि अध्ययन करने का प्रयास करता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि यह फिर तब सिद्धांत निर्माण की बात करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीति शास्त्र में यह प्रयोग में लाया गया, और राजनीति शास्त्र से पूर्व मनोविज्ञान समाजशास्त्र के क्षेत्रों में यह अध्ययन की पद्धति विकसित हुई थी। तो उन तकनीकों का और उनके जो ज्ञान था उसका प्रयोग सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में चार्ल्स मेरियम के द्वारा 30 से 40 के दशक में किया गया था, और इसका उपयोग विशेषकर जो वोटिंग पैटर्न होता है, मतदान व्यवहार होता है लोगों का, उसको समझने के लिए किया गया कि कौन से वास्तव में ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से मतदान का व्यवहार, लोगों के मतदान का व्यवहार प्रभावित होता है। तो इसके लिए कोई धारणा नहीं बनाई गई, बल्कि तथ्यों का अध्ययन किया गया, फैक्ट्स देखा गया कि किस फैक्ट की वजह से जो है लोगों का सबसे ज़्यादा वोटिंग बिहेवियर प्रभावित हुआ है। यह प्रक्रिया आज भी अपनाई जाती है कि कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से जो है कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में प्राप्त होती है, उसको किन घटनाओं का या उसके किन फैसलों का जो है प्रभाव अधिक था, और कोई पार्टी अगर हारती है तो उसके पीछे क्या कारण थे। तो ये जो इस प्रकार का जो अध्ययन था, यह मतदान व्यवहार का अध्ययन सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में चार्ल्स मेरियम ने इसका उपयोग किया था। और इसी कालांतर में आप देखेंगे अमेरिकन जो सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, वो उन लोगों ने इस विचारधारा को और जो समर्थन प्रदान किया। उसमें डेविड ईस्टन एक महत्वपूर्ण जो है राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने जो है इसको एक एकेडमिक रिवोल्यूशन यानी कि अध्ययन पद्धति का एक क्रांतिकारी तरीका बताया, और ये कहा कि यह इसमें वो क्षमता है, इस प्रकार के अध्ययन दृष्टिकोण में यह क्षमता है कि वह वास्तव में एक विषय को विज्ञान की ओर ले जा सकता है। यानी विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत ही एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। तो अब संक्षेप में हम देखें कि व्यवहारवाद क्या है। तो यह अनुमान, मूल्य, है ना, अंतर्ज्ञान, धारणा या आदर्श इत्यादि द्वारा अध्ययन करने की अपेक्षा किस पर बल देता है, तो हम तथ्यों पर आधारित अध्ययन करें। हम जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें, और उस आधार पर हम, है ना, घटनाओं के घटने के पीछे छिपे कारणों का पता लगाएं, और इस प्रकार से हम किन्हीं सिद्धांतों का निर्धारण करें या निरूपण करें। तो ये व्यवहारवाद मूलतः एक वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है। देखिए, व्यवहारवाद की विशेषताओं में अभी तक हमने जो चर्चा की, अगर हम उसको सूचीबद्ध करने का प्रयास करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति है ये वस्तुनिष्ठ है, आनुभविक है और तथ्यपरक अध्ययन पर बल देता है। यह आदर्शात्मक और निर्देशात्मक अध्ययनों को, है ना, उसकी उपेक्षा करता है, उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता है, उसका विरोध करता है। तो यह वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग भी करता है, और साथ ही साथ यह पद्धति जो है वैज्ञानिक पद्धति, उसकी शुद्धता, उसकी तकनीक की शुद्धता पर बल देता है। क्योंकि अगर हम तकनीक सही तरीके से, वैज्ञानिक तकनीक का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे
तो जो हम तथ्य प्राप्त करेंगे वो तथ्य जो है त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए हमको बहुत ही प्रिसाइजली अपने टूल्स का सिलेक्शन करना चाहिए। साइंटिफिक टूल्स का हमें देखना चाहिए कि उसमें हमारे मूल्य भावनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और ये जो टूल्स हैं वो जो है उनमें किसी प्रकार का बायस नहीं होना चाहिए। तो न केवल ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति बल्कि वैज्ञानिक तरीकों की परिशुद्धता पर बल देता है। इसका जो अध्ययन है, अध्ययन की जो विषय वस्तु है वह तो प्रशासन के क्षेत्र में संगठन के व्यवहार को समझना, प्रशासनिक कार्य जो प्रक्रियाएं हैं और प्रशासनिक जो व्यवहार है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। और इसीलिए चूँकि हम अध्ययन की जो विषय वस्तु बनती है वह समूह व्यवहार बनता है, तो समूह व्यवहार तो एक मनुष्य की भावनाएं हैं, उनके मूल्य, उनके जो है कह सकते हैं कि पसंद नापसंद की अभिव्यक्ति होती है। यानी किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है वह उसमें मूल्य भी व्यक्ति के शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अध्ययन विषय वस्तु है, व्यवहारवादी तरीका भले ही आप अपना लें, लेकिन अध्ययन की विषय वस्तु तो प्रशासन के क्षेत्र में व्यक्ति ही होगा ना, समूह व्यवहार ही होगा ना। तो समूह व्यवहार को जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मूल्य तो उसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि जो भी आपने समूह व्यवहार का अध्ययन किया तो उसके जो परिणाम निकले उसमें कहीं ना कहीं उस समूह के मूल्य भी शामिल हो जाएंगे। तो इसको कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो भावनाएं या मूल्यों से प्रेरित होकर जो समूह व्यवहार कर रहा है उसका हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल वैलिडेशन करेंगे। यानी कि हम वास्तव में देखेंगे कि क्या वो तथ्यों पर आधारित हमारी समझ है या नहीं। यानी समूह व्यवहार जैसा प्रतिक्रिया कर रहा है एक विशेष परिस्थिति में, तो वास्तव में तथ्यों के आधार पर उसकी हम समीक्षा करें कि वह वास्तव में जो हमने सोचा कि इन कारणों की वजह से समूह ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको हम देखेंगे, एम्पिरिकली उसको वैलिडेट करेंगे, यानी तथ्यों पर आधार पर उसकी सत्यापन या पुष्टि करेंगे। ये नहीं कि हम मान लेंगे कि नहीं शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हमको उसको क्या करना है, प्रयोग करके और ये देखना है कि क्या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं। तो ये अंतर्निहित जो मूल्य और भावनाएं हैं समूह का, समूह व्यवहार का, उसको वास्तविक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करता है और फिर उसको क्वांटिफाई कर देता है। यानी कि जो व्यवहार है प्रदर्शित हुआ है उसको क्वांटिफाई करता है कि इसकी वजह से यह समूह का यह व्यवहार हुआ तो कितना उसका क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा, तो उसको आंकड़ों में तब्दील करने की यह एक प्रयास करता है। ये व्यवहारवाद सदैव क्या करता है, समूह व्यवहार का अध्ययन करते समय वह क्वांटिफिकेशन करता है, ह्यूमन बिहेवियर का क्वांटिफिकेशन करता है, यानी उसको तथ्यों में ढाल देता है। तो इस प्रकार से जब हमारे सामने तथ्य आ जाते हैं, डेटा हमें प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, सांख्यिकी के जो स्टैटिस्टिक्स के जो टेक्निक्स है या जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। हम जैसे औसत निकालते हैं, मीन मीडियन मोड का प्रयोग करते हैं, हम कोरिलेशन रिग्रेशन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यह स्टैटिस्टिकल मेथड्स का प्रयोग करके और समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, उसका परिमाणीकरण करता है, उसको क्वांटिफाई करता है और इस तरह से वह मानवीय व्यवहार को डेटा में कन्वर्ट करके और फिर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके सिद्धांत निर्माण का प्रयास करता है। तो ये तो व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। इसने वस्तुनिष्ठता माने प्रशासनिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने का प्रयास किया, ऑब्जेक्टिविटी लाया, और सब्जेक्टिविटी यानी विषय निष्ठता को कम करने का प्रयास किया, ताकि जो सिद्धांत बने वह सभी संस्कृतियों में, सभी स्थान समय काल में उसको लागू किया जा सके, यानी सार्वभौम सिद्धांत बनाने का इसने प्रयास किया। और चूँकि अध्ययन की विषय वस्तु हमारी समूह व्यवहार है, तो समूह व्यवहार को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इस प्रकार के अनेक शास्त्रों में जो उपलब्ध ज्ञान है उसके प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ती है,
क्योंकि जो समूह व्यवहार है वह अनेक घटकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसलिए अंतर्वैश्विक अध्ययन पर इसने बल दिया। अंतर्वैश्विक से तात्पर्य सभी विषयों में जो उपलब्ध ज्ञान और तकनीक है उसका यह जो है प्रयोग करता है समूह व्यवहार के अध्ययन के लिए। तो ये व्यवहारवाद की विशेषताओं में आप ये सारी बातें कह सकते हैं। अब सवाल है कि व्यवहारवाद का लोक प्रशासन के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देखिए कि लोक प्रशासन के विषय के विकास के संदर्भ में हमने पूर्व में चर्चा की है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी उसमें हम आदर्शात्मक और जो है क्या कह सकते हैं निर्देशात्मक प्रकार के अध्ययनों का काफ़ी बोलबाला था, लेकिन व्यवहारवाद ने लोक प्रशासन के अध्ययन में तार्किक प्रत्यक्षवाद की नींव रखी। तार्किक प्रत्यक्षवाद से मतलब ये है कि हम किसी भी धारणा पर या किसी भी कंक्लूजन निष्कर्ष पर तभी पहुँचेंगे जब हम वैज्ञानिक तरीके से घटनाओं का अध्ययन करेंगे और तथ्यों के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। यानी तर्क भी है तो वह तर्क कैसा है, जो तथ्यों पर आधारित है। और प्रत्यक्षवाद का मतलब यहाँ पर विज्ञानवाद से है, साइंटिज्म से है, जो हम अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हम जो अनुभव कर रहे हैं कि इस तथ्य की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक प्रकार का विज्ञानवाद है, इसको साइंटिज्म भी कह सकते हैं। तो लोक प्रशासन के अध्ययन में विज्ञानवाद का अभ्युदय जो है उसका श्रेय व्यवहारवाद को जाता है और इसलिए व्यवहारवाद ने लोक प्रशासन के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के विकास का पर बल दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि एक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति लोक प्रशासन के साथ जुड़ गई। यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन अध्ययन का एक आयाम और जुड़ गया और इसका उद्देश्य यह था कि हम लोक प्रशासन के सार्वभौम सिद्धांतों का विकास करें। तो ये आप एमए प्रीवियस में 3rd पेपर के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन एमडीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य यही था कि वह विभिन्न विकासशील देशों में प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से अपने पारिस्थितिकी प्रभावों का उनकी संरचना, कार्य प्रणाली और व्यवहार पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना था, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना था और उद्देश्य था एक सार्वभौम सिद्धांत का निर्माण करना। यद्यपि यह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने प्रशासनिक व्यवहार को समझने में हमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान किया। और देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन में आप चेस्टर बर्नार्ड का नाम सुना होगा, तो उन्होंने द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से ही संगठन के अंतर्गत हो रहे जो घटनाएं हैं, यानी जो सामूहिक व्यवहार है, उसका अध्ययन उन्होंने व्यवहारवादी तरीके से किया। और उनका जो मूल कहना था, उनका जो मूल जो इसको कह सकते हैं उपलब्धि थी, वो यह था कि संगठन जो है वो जानबूझकर निर्मित एक सचेतन व्यवस्था या तंत्र है ना। तो यानी संगठन जानबूझकर बनाया जाता है और इसमें जो लोग संगठन में जो लोग कार्य करते हैं वह आपस में कार्यों में सहयोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये एक तंत्र के रूप में कार्य करता है और बिना सहयोग के संगठन का अस्तित्व नहीं है। तो उन्होंने सहयोग को संगठन के अस्तित्व और उसके प्रभावशाली होने के लिए, यानी उसके इफेक्टिवनेस के लिए कोऑपरेशन को महत्वपूर्ण माना और यह जो माना वह तथ्यों पर आधारित, प्रयोगों पर आधारित था। ऐसा नहीं कि कोई आदर्श और मूल्यों पर आधारित उन्होंने बात कही। तो चेस्टर बर्नार्ड ने सांगठनिक गतिशीलता को, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स को समझने में इस मनोविज्ञान में और मनोवैज्ञानिक जो तौर तरीके हैं, जो इसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश की जाती है, उसका प्रयोग करके उन्होंने पता लगाया कि कोऑपरेशन को हासिल करना किसी मुख्य कार्यपालिका का पहला दायित्व है और अगर वह कोऑपरेशन हासिल कर लेता है तो संगठन जो है वो कार्यकुशल प्रभावी हो सकता है। और इसके लिए फिर उन्होंने, आपने अध्ययन किया होगा कि अनेक जो है उपाय बताए
कि इसकी वजह से, जैसे उन्होंने जनरल इंसेंटिव और स्पेसिफिक इंसेंटिव्स की बात की, उन्होंने कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम की बात की, और बहुत सरल शब्दों में कही कि संगठन में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो संगठन को जो दे रहा है उसके बदले में संगठन उसे क्या देता है, ये बिल्कुल एक तोल मोल की स्थिति है। अगर व्यक्ति या श्रमिक या कर्मचारी को ऐसा लगता है कि जितना वह संगठन को देता है उससे ज़्यादा उसे मिलता है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होगी और वह अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो कार्य करने के प्रेरक तत्व होते हैं किसी व्यक्ति के, वो सबके लिए समान नहीं होते हैं। किसी के लिए विशेष प्रकार के प्रेरक तत्वों की आवश्यकता होती है तो कुछ लोगों को सामान्य प्रेरक तत्वों की आवश्यकता होती है, और यही पता लगाना मुख्य कार्यपालिका का कार्य होता है। तो इस प्रकार से व्यवहारवादी अध्ययन का व्यापक प्रयोग चेस्टर बर्नार्ड द्वारा किया गया, और इसी प्रकार संगठन में निर्णय प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हर्बर्ट साइमन ने समझाने का प्रयास किया कि कैसे किसी निर्णय के दो आधार वाक्य होते हैं, एक जो तथ्य से जुड़ा होता है और एक मूल्य से जुड़ा होता है। और उन्होंने इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे कि साइमन ने किस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया का जो मॉडल है वो प्रदान किया हमें, और संगठन में निर्णय कैसे लिए जाए इसके बारे में उन्होंने विस्तार से निर्णय प्रक्रिया को हमें समझाने का प्रयास किया है। ये एक अलग से अध्ययन का विषय है। तो अभी हम संक्षेप में ये जानें कि व्यवहारवादी जो आंदोलन था वह लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया गया, विशेषकर बर्नार्ड और साइमन के द्वारा, और ये एक आंदोलन बना कि हम लोक प्रशासन में कैसे वैज्ञानिक तौर तरीकों का प्रयोग करें। इसके बारे में और सारी बातें जो शेष रह गई हैं कि व्यवहारवादी आंदोलन की क्या प्रमुख कमियां थीं और उसके सुधार के लिए उत्तर व्यवहारवादी जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसने किस प्रकार से व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, ये अगले वीडियो में ये हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।